सभी छात्रगण को शुभकामनाएं। हम जो है पद परिचय पढ़ रहे हैं और हमने बहुत सारे वाक्यों को देखा था, उनमें प्रत्येक शब्द को पढ़ के कि उनका परिचय कैसे देना है। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्ययों को जाना और उन्हीं के आधार पर पद परिचय हम कर रहे थे। तो हमें पता है कि संज्ञा के बारे में संज्ञा का भेद बताकर उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। सर्वनाम के बारे में सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताना है। विशेषण में विशेषण का भेद, लिंग और वचन और विशेष्य बताना है, 4 ही चीजें बतानी होती हैं। क्रिया के बारे में हमें बताना है कि क्रिया कि अकर्मक है या सकर्मक है, क्रिया का लिंग क्या है, वचन क्या है, क्रिया का पुरुष क्या है, इसके बाद क्रिया का काल, वाच्य, धातु और क्रिया का कर्ता जो है वो कौन है, ये बताना था। और ये 4-5 चीजें हैं, यदि हम बार-बार उनकी तरफ ध्यान रखेंगे तो कोई मुश्किल यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखना। तो हम जो है कल जो है हमने परसों जो है हमने 10 वाक्य देखे थे। शाम तक वर्षा हो सकती है, ये पढ़ा था। आगे आज कुछ और वाक्यों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, ताकि ताकि ये चीजें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएं और तभी जाकर जो है हम इससे ये समझेंगे कि हमने जो समझाया आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। नहीं तो यहाँ पर जो है दिक्कत रहेगी। दिक्कत ये रहेगी कि यदि आपने अच्छी प्रकार से इन वाक्यों को नहीं देखा तो फिर कमियां रहेंगी इसमें, क्योंकि इसमें ये सारा का सारा किस पे निर्भर है, पिछले व्याकरणिक ज्ञान पर निर्भर है। इसलिए मैंने जो है एक-एक जो है चैप्टर लेकर आपको समझाया है कि कौन से में क्या भेद है और उन भेदों की विशेषता क्या है। तो ये सब जो है मैंने इसलिए आप सबको समझाया था। तो चलो आगे देखते हैं हम। आज हम नेक्स्ट वाक्य से लेकर जो है हम समझते हैं कि क्या-क्या कैसे है। एक वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आसान सा वाक्य से शुरू करते हैं आज। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसमें देखो 3 पद हमारे पास है। मैं, दूसरा क्रिकेट और तीसरा खेलता हूँ क्रिया जो है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं कौन क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि मैं शब्द के बारे में बताना है, तो मैं क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो हमारे पास सर्वनाम जो है हमें पता है कि पुरुषवाचक से लेके निजवाचक तक हैं। तो निश्चय, अनिश्चय, संबंध इस प्रकार जो हैं। तो हमें मैं को देखना है पहले क्या है? मैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है। लिंग क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो पुल्लिंग ही है। पुरुष देखना है, सॉरी। तो पुरुष मैं का कौन सा है? उत्तम, मध्यम, अन्य। तो हमें पता है कि यदि उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं, हम ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष के होते हैं। तुम, आप ये मध्यम पुरुष के होते हैं और वह, वे क्या होते हैं? अन्य पुरुष के होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष है। लिंग पुल्लिंग है, एक वचन ही है, क्योंकि एक अकेले की बात यहाँ पर की गई है, एक वचन है। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। और इसके बाद क्रिया का ये क्या है? कर्ता है। क्रिया का कर्ता, मैं जो है वो क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में परिचय दीजिए। क्रिकेट क्या है? खेल है। खेल का ये नाम है कि खेल बहुत सारे होते हैं। क्रिकेट में एक क्रिकेट नाम के खेल की जाए, एक प्रकार की ये क्रिकेट एक जाति का खेल है जो क्रिकेट नाम से जाना जाता है। तो खेल का कोई विशेष नाम नहीं होता है, तो इसलिए ये जो है समूह में ही जाएगा, यानी ये जातिवाचक संज्ञा में ही जाएगा। वाचक संज्ञा में ही जाएगा। बस संज्ञा तो है, लिंग, वचन, कारक ये बताने होते हैं। तो लिंग क्या है? क्रिकेट पुल्लिंग ही है। इसके बाद मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, पुल्लिंग, एक वचन। और कारक कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि क्रिकेट को खेलता है, कर्म कारक। और क्रिया का ये कर्म है, ये बताओ या ना बताओ, कर्ता जरूरी बताना होता है। अब आते हैं खेलता हूँ। खेलता हूँ, यहाँ से ही हमें पता लग गया कि ये क्या है?
सकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म यहाँ पर लिया गया है, तो क्रिया क्या है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया है। इसके बाद लिंग वचन बताओ। खेलता हूँ पुल्लिंग ही है। इसके बाद वचन एक वचन में ही रहेगा। और इसके बाद पुरुष बताएंगे तो खेलता हूँ उत्तम पुरुष ही है, क्योंकि जो कर्ता का पुरुष होगा वही क्रिया का पुरुष होगा। इसके बाद वाच्य कर्तृवाच्य, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे होता तो कर्मवाच्य होता। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है वाक्य ऐसे होता तो ज्यादातर कर्तृवाच्य के वाक्य ही लिए जाते हैं, इसमें वाच्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया ही होती है लगभग कर्तृवाच्य। इसके बाद धातु, खेल धातु है, खेलना, खेलना का खेल धातु है। और इसके बाद जो है मैं क्रिया की, मैं कर्ता की क्रिया है। किसकी क्रिया है ये? मैं कर्ता की क्रिया है। ये हो गया मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट वाक्य ले लेते हैं। बालक के एक और ले लेते हैं इससे, मैंने के मयंक पतंग उड़ा रहा है, ऐसा एक वाक्य ले लिया है मैंने। मयंक पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। तो इसमें मयंक पतंग उड़ा रहा है। चाहे 3 पद हैं तो तीनों पदों के बारे में बताना। पहले मयंक क्या है? बच्चे का नाम है, तो इसका मतलब कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वाचक संज्ञा। लिंग बताना है तो पुल्लिंग ही है, एक वचन है। और इसके बाद कारक है, मयंक ही पतंग उड़ा रहा है तो कर्ता कारक है। और के मयंक जो है कि उड़ा रहा है क्रिया का कर्ता है। क्रिया का कर्ता लिख दो बस, क्रिया का कर्ता, ये क्रिया का कर्ता है। इस वाक्य में जो क्रिया है उसी का कर्ता है। अब आ जाते हैं पतंग। पतंग है, अब पतंग जो है ये एक समूह का बोध कराता है। और पतंग जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पतंग का कोई नाम नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, क्योंकि पतंग को उड़ा रहा है तो कर्म कारक। और ये क्रिया का क्या है? कर्म है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उड़ाता, उड़ा रहा है। ये पूरी क्रिया बन जाएगी, उड़ा रहा है। तो यहाँ पर पतंग को उड़ा रहा है तो सीधी सी बात है कि क्रिया किसकी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी, क्योंकि कर्म है इसमें। सकर्मक क्रिया। इसके बाद क्रिया का लिंग पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन रहेगा। और मयंक अन्य पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम में नहीं आएगा, अन्य पुरुष आ जाएगा। मयंक उड़ा रहा है क्योंकि हमारे, मेरे और तुम्हारे में नहीं है, तीसरे में है, तो मयंक पतंग उड़ा रहा है, अन्य पुरुष में आ जाएगा। इसके बाद हमें बताना है वाच्य, तो कर्तृवाच्य ही है। काल बताना है, वर्तमान काल है। हमने पहले वाले में काल जो है उड़ा रहा है, हमें काल जो है ना, उसमें काल जो है नहीं ध्यान दिया, तो खेलता हूँ वहां पर भी जो है काल कौन सा है? वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल। ये सब ध्यान रखना है, वर्तमान काल है। क्रिया में काल बताना जरूरी है। काल हो गया धातु, क्रिया का मूल रूप होते हैं। तो यहाँ पर धातु कौन सी है? उड़ाना में उड़ धातु है, उड़ धातु। और मयंक कर्ता की क्रिया है, मयंक कर्ता की क्रिया। उड़ा रहा किसकी क्रिया है? मयंक कर्ता की क्रिया है। ये है। अब हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। इसमें जितना भी प्रैक्टिस करोगे, मेरे लिखते ही आपको जितना समझ में आने लग जाएगा, ये समझ लो कि आप जो है समझ पा रहे हो। डाकिया पत्र लाता है, डाकिया पत्र लाता है, ये वाक्य है। तो सबसे पहले हम डाकिया की परिचय देंगे। डाकिया क्या है? तो डाकिया एक नाम नहीं है, एक प्रकार का एक समूह है, एक जाति है। तो इसका मतलब ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
लिंग पुल्लिंग ही रहेगा। इसके बाद एक वचन रहेगा। इसके बाद इसमें कारक बताएंगे तो कर्ता ही या डाकिया ही लाने वाला है, तो कर्ता कारक है। और क्रिया का क्या है, ये क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता है। अब आते हैं पत्र शब्द पे। पत्र लाता है तो पत्र को लाता है, तो पत्र क्या है, पत्र भी हमारा एक वस्तु विशेष में है, तो जातिवाचक संज्ञा ही है। जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद वही पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि पत्र को ला रहा है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। और क्रिया का कर्म है, नहीं लिखना चाहो तो कोई भी नहीं, क्रिया का कर्म है। वैसे कर्ता और कर्म के बारे में लिख देते हैं। अब लाता है, लाता है क्रिया आ गई। इस क्रिया की पहचान हमें अब बतानी है। तो यहाँ पर लाता है, पत्र ला रहा है, तो क्रिया कर्म तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया है। और बाकी लिंग वचन बताओ। लाता है पुल्लिंग है, एक वचन है, एक ही ला रहा है। और डाकिया अन्य पुरुष है, डाकिया ला रहा है तो अन्य है, व्यक्ति है, अन्य पुरुष है। और इसके बाद कर्तृवाच्य, डाकिया द्वारा लाया जाता है तो कर्म में होता कर्तृवाच्य। इसके बाद लिंग वचन हो गया, अन्य पुरुष हो गया, वाच्य हो गया, काल वर्तमान काल ही है। धातु लाता है, ला धातु हो जाएगी इसमें, ला लाना, ला धातु। और डाकिया कर्ता की क्रिया, कर्ता की क्रिया है। तो यही ध्यान रखना है बस कि हम किस प्रकार जो है इसको देख रहे हैं, परिचय दे रहे हैं पदों को, तो उसी प्रकार हमें ध्यान रखना है। यह उपहार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, यह उपहार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये वाक्य है। सबसे पहले आता है हमारे पास यह शब्द, यह उपहार, तो यह बताया है, तो यह क्या है, उपहार की विशेषता है। इस उपहार को मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो यह उपहार की विशेषता, तो इसका मतलब ये विशेषण है। फिर यह क्या है, कोई वस्तु का नाम नहीं है कि कौन सा उपहार है, तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वनाम भी है। तो सर्वनाम और विशेषण, तो विशेषण का चौथा जो भेद है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का ये मतलब ये होता है कि विशेषण होकर सर्वनाम शब्द होता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका मतलब क्या है, यह सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। विशेषण है तो इसका मतलब हमें क्या और बताना है, लिंग वचन और विशेष्य और बताना है। तो उपहार के कारण पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन एक ही उपहार है। और विशेष्य जो है इसका क्या है, जिसकी विशेषता किसकी बताई गई है, उपहार की विशेषता बताई गई है, तो विशेष्य क्या है, उपहार है। अब आ जाते हैं उपहार पर। उपहार बन गया तो उपहार, उपहार पर आ जाते हैं। तो उपहार क्या है, एक जो भेंट दी जाती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही रहेगा क्योंकि वो कोई विशेष नाम नहीं होता है। जातिवाचक संज्ञा, लिंग वचन तो वही है, पुल्लिंग है, और वचन एक वचन है। कारक, उपहार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तो कारक जो आएगा वो इसमें आएगा कर्म कारक, क्योंकि उपहार को नहीं दिया जा सकता, कर्म कारक आ जाएगा। इसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे कि हमने बता दिया संज्ञा के बारे में, पुल्लिंग, वचन बता दिया, कारक बता दिया, और क्रिया का क्या है, ये कर्म है। उपहार क्या है, क्रिया का कर्म है। अब आ जाते हैं मैं। सीधा सा पता है क्या है, मैं क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, ये ध्यान रखना है कि मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया।
इसके बाद इसका लिंग वचन वो बताओ। पहले तो पुरुष बताओ, कौन सा पुरुष है? मैं क्या है? उत्तम पुरुष है, क्योंकि मध्यम पुरुष में तुम आप होता और अन्य पुरुष में वह वे होता। तो उत्तम पुरुष हो गया, वही पुल्लिंग। फिर वचन बताओ, एक वचन। और इसके बाद मैं कारक कौन सा है? क्योंकि मैं ही हूँ, कर्ता कारक है। और इसके बाद क्रिया का क्या है? ये कर्ता, क्रिया का कर्ता है। अब आ जाते हैं तुम्हें। मैं तुम क्या है? ये सर्वनाम ही है। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को ही कहा है। ये भी सॉरी क्या हो रहा है? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पुरुष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष है, तो तुम में क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। तो यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष हो गया। तुम्हें में पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन रहेगा। कारक जो है तुम को नहीं दे सकता, तो यहाँ पर कारक क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो गया। और इसके बाद क्रिया का कर्म है, ये बस इतना ही बताना है, क्रिया का कर्म। अब हम आ जाते हैं नहीं दे सकना। तो ये पूरी क्रिया ही रह गई, नहीं दे सकता। अब यहाँ पर जो है नहीं दे सकना, वैसे कर्म है, इसमें सकर्मक क्रिया ही है, लेकिन उसके अंतर्गत ये संयुक्त क्रिया में आएगा। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया है। और इसके बाकी बताओ लिंग वचन। तो पुल्लिंग ही की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है। और पुरुष की क्रिया है, तो मैं के अनुसार, तो मैं नहीं दे सकता, तो मैं के अनुसार आएगा। उत्तम पुरुष की कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, उत्तम पुरुष की क्रिया है। और इसके बाद हम पता लगाना है वाच्य, तो कर्तृवाच्य ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है से या द्वारा का प्रयोग नहीं है। काल जो है वर्तमान काल का ही प्रयोग किया गया है, वर्तमान काल है। दा धातु या दे जो है दा धातु है, दा का अर्थ देना। और किस कर्ता की? मैं कर्ता की क्रिया है, मैं कर्ता की क्रिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। सबसे पहले आता है उपवन शब्द। अब उपवन का अर्थ होता है बगीचा, तो बगीचे की क्या है? जातिवाचक संज्ञा ही रहेगी। इसके बाद उपवन एक ही है, तो एक वचन, पहले तो लिंग पुल्लिंग, एक वचन। इसके बाद उपवन में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। उपवन में फूल खिले तो अधिकरण कारक है। और क्रिया का अधिकरण आदि है, तो वो लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है उपवन वाले में। इसके बाद आता है सुंदर फूल। सुंदर फूल की विशेषता है सुंदर, तो इसका मतलब क्या है? ये विशेषण है, गुण में आता है सुंदर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हो गया। विशेषण में लिंग वचन और विशेष्य बताना होता है, तो पुल्लिंग, एक वचन। फूल खिले हैं, सुंदर फूल, फूल बहुवचन में आएगा, सॉरी बहुवचन। और विशेष्य, किसका विशेषण था ये? तो विशेष्य आता है फूल, फूल विशेष्य का विशेषण है। इसके बाद आता है फूल शब्द। नाम नहीं है फूल, तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, लिंग वचन और कारक बताना है, तो पुल्लिंग, वचन। फूल, फूल बहुवचन में आएगा, सॉरी दोबारा से ध्यान नहीं रहा, बहुवचन। और इसके बाद जो है कारक, सुंदर फूल जो है उसमें कारक आ जाएगा। फूल खिले तो फूलों का खिलना,
यहाँ पर कर्ता कारक रहेंगे फूल। और क्रिया का ये क्या है, कर्ता। क्रिया का कर्ता। अब आते हैं खिले हैं, क्रिया आ जाएगी। तो खिले हैं, कर्म है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। लिंग वचन फूलों के अनुसार ही रहेगा, पुल्लिंग, बहुवचन। इसके बाद ये उपवन में सुंदर फूल खिले तो अन्य पुरुष में ही आएगी क्रिया, अन्य पुरुष में रहेगी। काल वाच्य, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं तो यहाँ कर्तृवाच्य ही है। इसके बाद खिल धातु है, खिलना। और फूल की क्रिया है, फूल कर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट वाक्य ले लेते हैं। पल्लवी प्रतिदिन पार्क में जाती है। पार्क में जाती है सर। पल्लवी नाम है, तो नाम हमें पता होना चाहिए किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद पल्लवी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। पल्लवी कर्ता कारक है और क्रिया की कर्ता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन पे आते हैं तो प्रतिदिन जाना, ये क्या है, प्रतिदिन काल का बोधक है। और काल किस में जाता है, सीधा सा क्रिया विशेषण में, अव्यय में जाता है। तो अव्यय कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय, अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बस इतना ही बताना होता है अव्यय के बारे में। पार्क, पार्क या बगीचा, तो हमने उपवन के बारे में पढ़ा था, तो जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद लिंग वचन, पुल्लिंग, एक वचन। कारक ना, पार्क में जाना, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कारक की बात करें तो क्रिया का ये अधिकरण है, आदि जो है आगे लिखना है। फिर जाति है, तो ध्यान रखना है, पार्क में जाती है, यहाँ पर कोई भी प्रतिदिन जाती है, तो यहाँ पर कोई भी कर्म कारक नहीं है, सब करता है और अधिकरण आदि आए हैं कारक, तो इसका मतलब ये क्या है, आकर्मक क्रिया है। जाति है स्त्रीलिंग, क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग की है, एक वचन की है। और इसके बाद हमने देखना है कि पुरुष कौन सा है, पल्लवी अन्य पुरुष में है। वाच्य कर्तृवाच्य, काल वर्तमान काल, जा धातु जाना में, या गम धातु संस्कृत में बोली जाती है। और पल्लवी कर्ता की क्रिया, है। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है।
धीरे धीरे चलता है। पहले तो है बच्चा कैसा है, छोटा है, तो इसका मतलब छोटा क्या है, हमारा विशेषण है। विशेषण क्या है, छोटा बड़ा, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ये सब तो गुणवाचक विशेषण। इसके बाद लिंग, पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन, और विशेष्य बच्चा। इसकी विशेषता बताई गई है, बच्चे की विशेषता बताई गई है, तो बच्चा जो है इसका विशेष्य है। इसके बाद आता है बच्चा, नाम नहीं है तो जातिवाचक संज्ञा ही है। इसके बाद पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन, छोटा बच्चा, धीरे धीरे चलना, तो यहाँ पर जातिवाचक ही थी, तो छोटा बच्चा क्या है, कर्ता कारक ही है इसमें, क्योंकि उसी के बारे में बात की जा रही है। और क्रिया का ये क्या है, अब आते हैं धीरे धीरे। क्रिया है धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता धीरे धीरे चलना, तो क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, ये ध्यान रखना है। तो क्रिया विशेषण 4 हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक नहीं है, परिमाण भी नहीं है, मापतोल भी नहीं है, और न ही स्थान का बोध कराता है, तो इसका मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, बस अव्यय लिख देना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चलता है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की क्रिया है, कर्तृवाच्य, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा काल, धीरे धीरे चलता है, वर्तमान काल, चल धातु, और बच्चा कर्ता की क्रिया, छोटा बच्चा, बच्चा भी कौन सा, छोटे बच्चे की, छोटे बच्चे कर्ता, छोटा बच्चा, ताकि क्रिया। इसके बाद एक वाक्य और देख लेते हैं, यानी हम आज जो है 10 वाक्य कम से कम देखेंगे, जिनसे हम समझ सकें कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एक वाक्य धीरे धीरे पर और लिख देते हैं, धीरे धीरे प्रभात होने लगा। धीरे धीरे प्रभात होने लगा, तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता ही है धीरे धीरे होना और सुबह होना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्रिया की विशेषता है, तो यहाँ पर भी क्या है, धीरे धीरे, धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, वही रहेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब आ जाते हैं प्रभात पर। तो प्रभात जो है, सुबह का समय को प्रभात कहा जाता है, तो प्रभात होने लगा, सुबह का समय होने लगा, तो ये भी क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण, ये ध्यान रखना है। प्रभात जो है वो प्रातः काल को बोलते हैं प्रभात, तो इसका मतलब ये क्या है, कालवाचक है, क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता ही बता रहा है, तो प्रभात जो है क्रिया विशेषण है। और अव्यय है, ये तो है ही, अव्यय के अंतर्गत आता है, होने लगा,
क्रिया है हमारी होने लगा, तो यहाँ पर सिंपल बात है कि ये क्रिया जो है वैसे तो अकर्मक सकर्मक नहीं होती, इसको भी हम संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही बोलते हैं। संयुक्त क्रिया है और पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएगी, एक वचन के अंतर्गत आएगी और अन्य पुरुष में आएगी, अन्य पुरुष की क्रिया आएगी। इसके बाद कर्तृवाच्य ही रहेगा और हमें काल देखना है, तो वर्तमान काल की बात है। प्रभात होने लगा, तो यहाँ पर जो है होने लगा अभी के बारे में, धीरे धीरे प्रभात होने लगा। पिछली बारे में कहा कि उस समय या पहले समय, तो भूतकाल की क्रिया रहेगी, भूतकालिक क्रिया रहेगी, ये ध्यान रखना है। होना का कोई विशेष धातु होती ही नहीं है, तो भूतकाल यहाँ पर यहीं तक रह जाएगी, क्योंकि कर्ता इसमें है ही नहीं। तो ये था। अब नेक्स्ट जाते हैं वाक्य पर। एक वाक्य ले लेते हैं। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। पहले परिश्रम शब्द लिख लेते हैं। परिश्रम जो है वो क्या है? देखो, संज्ञा तो है लेकिन जातिवाचक भी नहीं है। परिश्रम परिश्रमी व्यक्ति का भाव है परिश्रम, तो इसका मतलब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। फिर लिंग वचन आदि बताना है, तो यहाँ पुल्लिंग ही है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, एक वचन में ही रहेगा। परिश्रम के बिना, के बिना, के बिना के रहित में उसमें ही आता है ये, मेरे हिसाब से कर्ण कारक में ही आएगा। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, अर्थात परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इसके बाद इसमें हमें बताना है क्रिया का कारण है या क्या है, वो हमें बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आता है के बिना सफलता नहीं मिलती, तो बिना शब्द आ गया। बिना का अर्थ होता है रहित, तो ये बिना नहीं मिलती, तो ये क्रिया की विशेषता है। बिना नहीं मिलती, के बिना या नहीं का अर्थ में ही आता है, तो ये अव्यय बन जाएगा। तो ये रीति के वाचक जो है क्रिया विशेषण में आएगा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। अब आता है सफलता। तो सफलता भी भाव है, सफल व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा, वही पुल्लिंग। सफलता स्त्रीलिंग है, सॉरी, स्त्रीलिंग एक वचन। सफलता नहीं मिलती, तो सफलता हमारी क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी, कर्म कारक हो जाएगा। सफलता को ही कहा गया है, तो कर्म कारक हो जाएगी, ये क्रिया का कर्म आदि जो है। इसके बाद नहीं मिलती हमारी जो है नकारात्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया लिख सकते हैं, कोई प्रश्नवाचक किया हो तो नकारात्मक क्रिया है। इसके बाद लिंग वचन आदि सफलता के विषय में ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्त्रीलिंग। एक वचन, पुरुष नहीं रहेगा जब तक मैं तुम नहीं आते, तो अन्य पुरुष है। इसके बाद जो है कर्तृवाच्य वाच्य रहेगा। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, तो यहाँ पर कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सफलता नहीं मिलती, नहीं मिलती क्रिया कर्म के आधार पर है, तो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य काल जो है वर्तमान काल में ही रहेगा, क्योंकि कोई विशेष नहीं है काल यहाँ पर। मिल धातु और यहाँ पर जो है
विशेषकर्ता है ही नहीं, तो इसका मतलब धातु तक ही आपको रखना है। लास्ट वाक्य देख लेते हैं एक और। ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है। ताजमहल का सौंदर्य अद्भुत है। आसान सा है ये भी। ताजमहल के बारे में बता दें। महल का नाम है ताजमहल, तो इसका मतलब महल का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ही है ताजमहल, कोई और तो है नहीं, तो इसलिए समूह में नहीं कह सकते, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही कहेंगे। बाकी आपको लिंग, पुल्लिंग, एक वचन और ताजमहल का सौंदर्य, ताजमहल के बारे में ही बताया गया, तो ताजमहल जो संबंध कारक में आएगा। हकीकी संबंध कारक, क्रिया का संबंध आदि जो है वो कहने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसके बाद है सौंदर्य अद्भुत है। सौंदर्य, सुंदरता और सौंदर्य किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। वाचक संज्ञा सौंदर्य के अनुसार ही है, तो इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, और ये क्रिया का कर्म है आदि लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अद्भुत जो है वो स्वयं जो है क्या है? विशेषण है। क्योंकि ताजमहल जो अद्भुत सौंदर्य है, तो ताजमहल जो है अद्भुत है, तो ताजमहल की तो विशेषता है ये, तो इसका मतलब यहीं से हमें पता लग गया कि ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक में रहेगा। अद्भुतता के बारे में बताया गया है, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद वही पुल्लिंग, एक वचन, विशेष्य, किसकी विशेषता बताई गई है? ये विशेष्य है इसका, अद्भुत सौंदर्य, तो सौंदर्य की ही विशेषता बन गई है, क्योंकि सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ पर सौंदर्य पर आ गई। यानी विशेष्य सौंदर्य की विशेषता अद्भुत सौंदर्य, तो सौंदर्य का ही विशेषण जो है ये बना है अद्भुत। तो ये है। अब इसमें जो है वैसे इतना काफी है आज, 10 वाक्य। इसमें बड़ा ध्यान रख के चलना है, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी ध्यान भटका और गलती होने के चांस। एक क्लास और लेंगे इसमें, और कुछ वाक्य और समझाए जाएंगे आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको दिए जाएं, क्योंकि इसमें यदि उदाहरण ज्यादा नहीं दिए गए तो बाहर हो जाएगी समझ से बात, तो इसलिए इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाएंगे। तो 20 उदाहरण हो गए हैं आपके, इनको अच्छी प्रकार से आपको देख लेना है, लिख लेना है और समझ लेना है। ओके, जय हिंद।